इन अ वेरी वेरी मेजर ब्लो टू पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी ने यह कहा है कि जो दिल्ली ब्लास्ट केस था उसके अंदर पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद का हाथ था। आप क्लियरली ये देख सकते हो कि जिस समय पे ये दिल्ली ब्लास्ट केस हुआ था उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि इट वाज 0.5 फ्रेंड, जो कि इंडिया के अंदर ही कुछ रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं जो इस तरीके के अटैक कर रहे हैं। बेसिकली ये एक प्रकार का प्रोपेगेंडा था जो इंडिया की सोसाइटी के अंदर इनस्टेबिलिटी फैलाने का प्रयास कर रहा था। बट एक्चुअल में इट वाज पाकिस्तान, जो कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि लश्कर तैयबा ही द रेजिस्टेंट फ्रंट है जिसके द्वारा रिसेंटली पहलगाम के अंदर अटैक किया गया था। अब ये दोनों चीजें इतनी मेजर क्यों हैं? देखो, ग्लोबल लेवल पे फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स को पाकिस्तान ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा अब इनएक्टिव हो चुकी है। बट अब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने खुद ने इस बात को डॉक्यूमेंट कर लिया है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद अभी भी एक्टिव है और भारत के ऊपर जो रिसेंटली आतंकवादी अटैक हुए हैं वो इन्होंने ही कराए हैं, तो ऐसी कंडीशन में FATF की ग्रे लिस्ट के लिए पाकिस्तान यहां पर लायबल हो जाता है। इसके साथ में पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने साथ में मिलकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कराने की कोशिश की थी। बट यहां पर हुआ ये कि US, UK और फ्रांस ने मिलकर इस बात को रोक दिया, इसके ऊपर वीटो पावर का प्रयोग कर दिया। जिसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान ऑलरेडी इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है। बट उसके बावजूद भी यहां पर इंडिया की डिप्लोमेटिक विंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिली है। एग्जैक्टली समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। बेसिकली ये 15 मेंबर्स की बॉडी होती है जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी लगभग 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। पाकिस्तान भी 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 2025 के अंदर इलेक्ट हुआ था और इसकी जो मेंबरशिप है वो लगभग 2027 तक रहने वाली है। और इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी है जो किसी भी आतंकवादी संस्था को डेजिग्नेट करती है कि यह आतंकवादी संस्था है। और एक बार किसी आतंकवादी संस्था को डेजिग्नेट कर दिया जाता है तो उसे ट्रैवल बैन, एसेट फ्रीज और आर्म एम्बार्गो को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। जनरली इस संस्था के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो कंसेंसस से होते हैं। जैश ए मोहम्मद ऑलरेडी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है क्योंकि इसके क्लोज लिंक अल कायदा से देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी की जो मॉनिटरिंग टीम है उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्लियरली कहा कि रेड फोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ था ना वो जैश ए मोहम्मद ने ही कराया था, जिसके अंदर भारत के अंदर लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई थी और कार ब्लास्ट हुआ था, उसको यहां पर क्लियरली सिग्निफाई किया गया। अब ये अपने आप में इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है? इसके पीछे एक मेजर कारण ये है कि देखो, जैश ए मोहम्मद जो है उसको पाकिस्तान अभी तक ये कहता आया है कि इट इज इनएक्टिव, इट इज डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ग्लोबल लेवल पे क्लियरली ये बात कहता है। इवन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर तो इसने लिख के ये बात दी है। बट अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जैश ए मोहम्मद ने अटैक कराया था, तो ये पाकिस्तान के इस नैरेटिव को क्लियरली चैलेंज किया गया है ग्लोबल लेवल पे इंडिया की डिप्लोमेसी के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज जो यहां पर एक्सेप्ट की गई है वो है कि जैश ए मोहम्मद अब अपनी एक्टिविटी में और इजाफे कर रहा है, इनएक्टिव नहीं है बल्कि और इजाफे कर रहा है। जो अभी तक मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, जो मदरसा के नेटवर्क की तरह काम करती थी, अब इसने अपनी पूरे ऑपरेशन को चेंज कर लिया और इन्होंने महिलाओं को रिक्रूट करना शुरू कर दिया है। और इन महिलाओं को रिक्रूट करने के साथ में अब ये इंडिया के ऊपर और खतरनाक रूप से अटैक करने का प्रयास कर सकते हैं विद द वुमन, क्योंकि उनके ऊपर शक कम होता है। और इन वुमन बेस्ड रिक्रूटमेंट को जमात उल मुमिनत यहां पर कहा गया है, तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखो, आप लोगों को याद होगा पहलगाम का अटैक हुआ था, उसके बाद द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस आतंकवादी अटैक की जिम्मेदारी ली थी। फिर उसके बाद में इन्होंने डिनाई कर दिया था, नहीं हमने नहीं करा, क्योंकि ये सीधी चीज इंडिया के एक्शन से डर चुके थे। बट रिसेंटली पाकिस्तान के जो नैरेटिव्स हैं उनको फिर चैलेंज किया गया है। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था कि द रेजिस्टेंट फ्रंट ने तो अटैक नहीं किया है और द रेजिस्टेंट फ्रंट लश्कर तैयबा का हिस्सा नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस रिपोर्ट के अंदर क्लियरली ये मेंशन किया गया है
कि पहलगाम का अटैक टीआरएफ के द्वारा ही किया गया था और इट इज अ प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लश्कर ए तैयबा। जिसके बाद पाकिस्तान का नैरेटिव चैलेंज हुआ और इंडिया का एक नया नैरेटिव जो इंडिया ने यहां पर क्लियरली सेट किया था वो यहां पर प्रमोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये नैरेटिव क्या है कि बेसिकली पाकिस्तान ने किसी आतंकवादी संस्थाओं को बंद नहीं किया बल्कि उनको रिब्रांड कर दिया। जैसे लश्कर ए तैयबा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगना शुरू हुए, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आतंकवादी घोषित किया गया, तो फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, नई ब्रांडिंग कर दी गई ताकि ऐसा लगे कि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद हो चुकी है और नई ऑर्गेनाइजेशन यहां पे शुरू हुई है। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि लश्कर ए तैयबा ही द रेजिस्टेंट फ्रंट है, गंगाधरी शक्तिमान है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल का आतंकवादी का प्रमोटर जो है जिस तरीके से देखने को मिलता है उस बात को प्रूव करने में भारत को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इवन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उससे हटने के लिए पाकिस्तान ने जो डॉक्यूमेंटेशन किए थे वो फेक हैं, ये क्लियर रूप से साबित होता है और उसकी वजह से पाकिस्तान वापस से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के अंदर जाने के लिए एलिजिबल है और इवन इसे ब्लैक लिस्ट के अंदर भी डाला जा सकता है। जिसके बाद में पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पूरी तरीके से चरमरा रही है वो और बुरी तरीके से यहां पर अफेक्ट होने वाली है। इसके साथ में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और इस डेवलपमेंट को सुनोगे आपको मजा आ जाएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, दे आर डिमांडिंग राइट्स, दे आर डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान, जिसके द्वारा लगातार पाकिस्तान के अंदर कई सारे अटैक्स किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस को मारा जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को मारा जा रहा है। वहीं पैरेलली इसी के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। इवन जफार एक्सप्रेस को इन्होंने पूरी तरीके से सीज कर लिया था और आप लोगों को याद होगा किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी नेवी के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा था। तो पाकिस्तान ने कहा कि इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। इनका कहना यह था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्लोज लिंक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो अलकायदा से है। यह चीज यहां पर कही गई। एक तरफ तो यह डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ एक और चीज मैं बताता हूं। चाइना और पाकिस्तान दोनों साथ में मिलकर कई सालों तक भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधि करने वाली संस्थाएं जैसे जैश ए मोहम्मद हो, जैसे लश्कर ए तैयबा हो, जैसे मसूद अजहर हो, इनको जब भी भारत और अमेरिका दोनों साथ में मिलकर आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश करते हैं, चाइना और पाकिस्तान इन प्रपोजल को ब्लॉक कर देता है। बट उसके बावजूद भी भारत काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है इन आतंकवादी संस्थाओं को आतंकवादी घोषित कराने में। बट एक बहुत अच्छी कहावत है, टीट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर आपने कांटे बोए हैं तो आपको गुलाब नहीं मिलेंगे। वही चीज यहां पर साफ होते हुए दिखाई दे रही है। रिसेंटली जब यह प्रपोजल लाया गया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संस्था घोषित किया जाए तो उसके बाद अमेरिका, यूके, फ्रांस इनके द्वारा इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया गया। लिटरली इन्होंने प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया। चाइना के होने के बावजूद, पाकिस्तान के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने के बावजूद दे वर अनेबल टू डेजिग्नेट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज अ टेररिस्ट। इवन यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तो यह तक कहा कि दे आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अब आप कहोगे पर अमेरिका तो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है ना, वो तो चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो एकजुट रहे, सिंगल रहे। बात सही है, बट यहां पर मामला कुछ और है। देखो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पहली चीज क्लोज कलेक्शन अलकायदा और आईएसआईएस से है नहीं। दूसरी तरफ इट इज नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यहां पर इंसर्जेंसी कर रही है और एक अलग देश की मांग कर रही है। इसे आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, लिटरली इसे आतंकवाद नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान के अंदर, तो क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरीके की हरकत है खुद वो आतंकवादी है। बट फिर भी अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे देश इसे सपोर्ट तो कर सकते थे पाकिस्तान को, बट उन्होंने फिर भी नहीं किया। बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत बड़ा पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जिसके खिलाफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा हुआ है। तो यहां पर कुल मिला के ये टारगेट करना चाहते थे इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। दे वांट इट टू फेल।
इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको टॉपर्स के द्वारा प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। इवन हमारे कई सारे टॉपर्स हैं जो अनअकैडमी से निकले हुए हैं। फ्री टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, आपको यहाँ पर टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा। यानी कि एक बार आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया तो फिर उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और लिटरली जो आपको यहाँ पर प्राइस मिल रहा है ना, बेसिकली अगर आप किसी और कोचिंग में जाओगे तो इस रेट में आपको केवल और केवल किताबें मिलेंगी और कुछ भी नहीं मिलता। अनअकैडमी आपको 24,999 के अंदर सब्सक्रिप्शन देगा। पर आप कहोगे कि सर हम जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन 45,000 का दिखता है। वहां पर मैं आप लोगों के लिए कोड लाया हूं SRC10, जिसके बाद आपको क्लियर डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए फॉर्म फिल करना है और आप फॉर्म फिल करने के समय कई सारे डाउट्स में हो कि भाई फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, फॉर्म फिल करना कैसे है, वेरिफिकेशन सपोर्ट चाहिए आपको, या फिर आपको अपलोड करने में डिग्री वगैरह को गाइडेंस चाहिए, या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो हमारा फॉर्म फिलिंग करने के लिए एक पोर्टल एक्टिव है। आप इस QR कोड को स्कैन करो, फिर उसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट कर लेगी। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं रिसेंटली जो हुआ है ये कैसे इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक विन है। बेसिकली इंडिया, अभी आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है। पाकिस्तान है, चाइना तो परमानेंट मेंबर है, बट इंडिया ने फिर भी जैश ए मोहम्मद की एक्टिविटी को ऑफिशियली रिकॉर्ड करवा दिया। टीआरएफ को ये चीज शो कर दी कि इट इज लश्कर तायबा की प्रॉक्सी, और फिर लश्कर तायबा की भी एक्टिविटी को यहां पर शो करा दिया, जो कि क्लियरली देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद जब भारत ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड करवाई तो उस समय पे केवल पाकिस्तान उसका विरोध करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि न चाइना इसके सपोर्ट में आया। ऐसी कंडीशन में भारत ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को इस इशू के लिए आइसोलेट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं अगर चाइना की, तो चाइना के केस में क्या हुआ, चाइना जो है उसने जैश ए मोहम्मद के मेंशन को वीटो नहीं कर पाया, ना ही वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान के सपोर्ट में आके आतंकवादी घोषित करा पाया, जिसके बाद चाइना भी यहां पर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होता हुआ दिखाई दिया है। और जो वेस्टर्न पावर है उनका स्टैंड क्लियर रूप से देखने को मिल रहा है कि आतंकवाद के केस में वो इंडिया के सपोर्ट में है। पाकिस्तान और चाइना के मुंह को वो ब्लॉक करने को बिल्कुल से तैयार है। ऐसी कंडीशन में इंडिया की जो डोजियर बेस्ड डिप्लोमेसी है वो काम कर रही है। पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी फंड्स हैं उनको हम लोग एक्सपोज करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो आजादी की मांग कर रहे हैं, उनको भी यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनके राइट्स दिलवाने में यहां पर मदद की गई है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।